नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और इस 29 मई के हिंदू डिस्कशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट 5 न्यूज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपकी न्यूज आर्टिकल्स दोनों हैं। पहला जो आर्टिकल हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि जो माइग्रेंट्स बसों से, ट्रेन से अपने स्टेट्स में वापस जा रहे हैं, उनसे आप किसी भी तरीके का ट्रेन फेयर, बस फेयर चार्ज मत करिए। उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ये सब बात करने को कही गई है। तो पहला आर्टिकल इसको देखेंगे। फिर इन श्रमिक ट्रेन्स के थ्रू जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं, इन ट्रेनों की हालत बहुत खराब है दोस्तों। बहुत सारे माइग्रेंट्स की डेथ हो रही है रास्ते में। तो उसके चलते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारी गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया है। इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की हमारी संविधान में क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्लस रिसेंटली कुछ दिन पहले हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने एक एक्ट के थ्रू हरियाणा में जो हाई कोर्ट के नीचे के हायरार्की वाली कोर्ट्स हैं, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को डेजिग्नेट कर दिया है। पहले ये ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉयर्स ने मिलकर एक पिटीशन डाली है कि भाई लैंग्वेज के हिसाब से आप केस कितनी प्रोफिशिएंसी के साथ लड़ सकते हो, ये बात डिपेंड करती है। तो एकदम से इस चीज को चेंज कर देना सही नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इसके भी देखेंगे। फिर फाइनली हम पहुंचते हैं 2 एडिटोरियल्स पे। पहला एडिटोरियल, फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। कैसे इंडिया नेपाल रिलेशंस को थोड़ा और इंप्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में यहां बात कही गई है। जो प्रॉब्लम चल रही है उसको थोड़ा बहुत समझाया गया है। उसके बाद एक आर्टिकल है, फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ टू अ स्टेलमेट। लद्दाख इश्यू पे रिलेटेड है, इंडिया चाइना करंट स्टैंड ऑफ से रिलेटेड है। तो यहां पे बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चूंकि मैं काफी वीडियोस इस पे ऑलरेडी बना चुका हूं। कई सारे पॉइंट्स रिपीटेड है, तो इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं। एक और आर्टिकल है, एक्सपोर्ट ब्लॉक्स। चूंकि कोरोना पैंडेमिक दुनिया भर में फैल चुका है, कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा है, इन सब चीजों को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हो इस आर्टिकल से। एक और आर्टिकल है फ्रेंड्स हिंदू एडिटोरियल में, वो भी लद्दाख इश्यू से रिलेटेड है, तो उसको यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इन इश्यूज को हम पहले देख चुके हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई जो भी माइग्रेंट्स बस से, ट्रेन से अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाए। यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो जुडिशरी के फंक्शंस में आप इसको कोट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है। फिर इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी में भी ये आएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे किसी भी तरीके का पैसा नहीं लेंगे इन माइग्रेंट वर्कर से अगर ये ट्रेन से और बस से अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। नेशनल लॉकडाउन जब लगा था, इनको कोई भी समय नहीं दिया गया था, कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। ये बिल्कुल से फंस गए हैं, और अब वापस जाने के लिए इनको पैसा देना पड़े, ये बिल्कुल गलत है। फिर ये बोला गया है, कोर्ट ने और एक और इंस्ट्रक्शंस दिया है स्टेट को कि भाई देखिए, जो भी वर्कर्स एक स्टेट से निकल रहे हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उनका आने जाने, खाने पीने का जो भी खर्चा हो रहा है बीच में, उनके ट्रेवल एक्सपेंसेस को ये स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में पूल करेंगी। रास्ते में अगर लोग ट्रेन से जा रहे हैं दोस्तों, तो इंडियन रेलवेज इनके खाने पीने का खर्चा उठाएगी, इनको पानी प्रोवाइड करेगी प्रॉपर, इनको प्रॉपर मील्स प्रोवाइड करेगी। और अगर ये बसों से जा रहे हैं, तो जिस स्टेट से इनकी बस शुरू हुई है, वो लोग इनके खाने और पानी का ध्यान देखेंगे। अगर कहीं पे कोई माइग्रेंट वर्कर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको पास के नियर कैंप में लेके जाया जाएगा। उसकी तबियत खराब है तो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा उसको। हर तरीके की चीजें यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने करने को ही। देखिए, अच्छी खासी बहस हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के ऊपर। हो क्या रहा है दोस्तों कि यहां पे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है कि मान लीजिए मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों से जो लोग वापस जाना चाहते हैं, वो जाके पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी फ्रेंड्स हफ्तों महीनों लग जाते हैं उनको बस पकड़ने में। रजिस्ट्रेशन हुआ तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन, और ये हफ्ते, ये महीना काटने के पास इन माइग्रेंट्स के पास पैसे नहीं है। ये खाने पीने को तरस रहे हैं, इसलिए अपने घर जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इनके पास प्रॉपर रहने और खाने की जगह होती तो इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधे सीधे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप प्रॉपर तरीके से एक रिपोर्ट हमारे सामने पेश कीजिए कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, कैसे इन लोगों को वापस भेजने की बात करी जा रही है, क्या फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या मेडिकल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इस चीज का जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगली हायरिंग फिक्स हुई है 5 जून को। ओके, इस हायरिंग में अगर हम बात करें, इस हियरिंग में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बोला कि भाई गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस से गुजर रही है, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, तो इस समय पे हमसे क्वेश्चन करना सही नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड भी यहां बिल्कुल सही है दोस्तों, चूंकि प्रॉब्लम हद से ज्यादा बुरी हो गई है, सरकार 20 लाख करोड़ को बांटने की बात कर चुकी है और ये पैसा अगर डायरेक्टली पुअर्स को नहीं दिया गया है तो बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बीच में आके मदद करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल खेल रही है। पहले जुडिशरी पिक्चर में नहीं थी, बट अब जुडिशरी भी पिक्चर में आ चुकी है, सवाल पूछ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि बहुत जरूरी है। इन माइग्रेंट्स को एक इमरजेंसी बेसिस पे मदद किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पहला आर्टिकल था दोस्तों। दूसरा आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड। एनएचआरसी ने अभी अभी एक नोटिस इशू किया है यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन होम मिनिस्ट्री को, रेलवे बोर्ड को नोटिस इशू किया गया, बिहार की गवर्नमेंट को और गुजरात की गवर्नमेंट को यह नोटिस इशू किया गया है। हुआ यह है दोस्तों कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने निकल के आ रहा है, ये मीडिया रिपोर्ट सच भी है कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है इसमें ना खाना है ना पानी है, माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो रही है, ट्रेन जाना कहीं है, ट्रेन को पहुंच कहीं जा रही है, तो प्रॉपर तरीके से इन चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया। तो स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है यहाँ पे एनएचआरसी ने, स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है जो कि वो ले सकता है अपने प्रावधानों के अंदर, यानी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली इस केस को उठा के एनएचआरसी ने अपने आप पर लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से और बाकी कुछ राज्य सरकारों से यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए हैं इन लोगों के लिए। दोस्तों साफ साफ एनएचआरसी ने बोला है कि भाई काफी सारे लोग मरे हैं, तो न्यूज आ रही है कि मुजफ्फरपुर, दानापुर, सासाराम, गया, यहां से डेथ्स की रिपोर्ट आई है दोस्तों, गुजरात में भी कुछ जगहों से डेथ्स की रिपोर्ट आई है। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर ये ट्रेन चलाई गई थी, इन ट्रेन पे खाने का, पानी पीने का इंतजाम सही से क्यों नहीं किया गया? तो स्टेट्स गुजरात और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को से यहां पे एक एक्सप्लेनेशन मांगा गया है दोस्तों। अब ये देखिए बहुत अच्छी चीज है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी प्रेशराइजेशन आया है गवर्नमेंट पे और बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट भले ही कितना भी काम कर रही हो इस पे प्रेशर डालना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि माइग्रेंट्स के लिए सीधे सीधे कुछ नहीं किया जा रहा है। अब क्योंकि यहां पे बात आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की दोस्तों, तो थोड़ा बहुत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंदर बनाई गई है? तो एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसके अंदर इसको बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम लोगों ने अपने लक्ष्मीकांत में देखेंगे, अभी जल्दी वीडियो में अपलोड करूंगा जल्दी जल्दी। तो वहां पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने आपको बहुत सही से पढ़ाया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, उसके चलते ओरिजिनल ये जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं, पूरा डिटेल में नहीं कर सकता हूं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो पहले क्या होता था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होता था ना, वो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। यहां पे ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और ये बोला है कि भाई एनएचआरसी का चेयरपर्सन पिछला चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है कोई पहले का, या कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। सो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन, चीफ जस्टिस का अपॉइंट होना जरूरी नहीं है। फिर पहले क्या था कि भाई प्रीवियसली 2 persons हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एनएचआरसी, पहले 2 पर्सन का अपॉइंटमेंट था, अभी अपॉइंटमेंट 3 पर्सन का कर दिया गया और एक वुमेन का अपॉइंटमेंट होना मैंडेटरी। ऐसे बहुत से चेंजेस लेके आया था ये एक्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन में। जब लक्ष्मीकांत की बुक डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहां पे इस चीज को देखेंगे। यहां पे बस मैं आपको ये याद दिला रहा हूं कि कुछ चेंजेस इसमें आए हैं। तो पुराने एडिशन से अगर आप किताबों को पढ़ रहे हो, पुराने लक्ष्मीकांत के एडिशन से, तो ये अपडेट्स वहां पे नहीं लिखे होंगे। फिर आगे एक और दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज ये है कि हरियाणा की स्टेट असेंबली ने अपने जो हाई कोर्ट के नीचे इंफीरियर जुडिशरी है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी बना दिया है। पहले ये इंग्लिश थी, अब इसको हिंदी बना दिया गया है। इसके लिए पास किया गया था हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। अब चलिए पहले देखते हैं दोस्तों इसमें एक्चुअली में हुआ क्या।
हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1969 को अमेंड किया गया, इसके सेक्शन 3 को अमेंड कर दिया गया और उसमें ये सेक्शन 3 इंसर्ट किया गया। इसका टाइटल देख लीजिए क्या है, यूज ऑफ हिंदी इन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। तो बोला गया है कि हरियाणा में जितने भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जो कि सब ऑर्डिनेट हैं हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के, उसमें जितने भी रेवेन्यू केस आते हैं, रेंट ट्राइब्यूनल्स आते हैं, सब में हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग होगा और स्टेट गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज के प्रयोग के लिए रिक्विसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और स्टाफ को 6 महीने की ट्रेनिंग देगी। यानी कि इस सेक्शन 3A के ऑपरेशनल होने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के लागू होने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी वहां के स्टाफ को, ताकि हिंदी में प्रॉपर तरीके से काम हो सके। अब जब ये चीज लागू की सरकार ने, तो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं आपके, वो एडवोकेट में समीर जैन जी, संदीप बजाज, काफी बड़े नाम है वहां के, उन लोगों ने मिलके अब इसको कंटेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में। उनका यह बोलना है कि हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 हैज अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड आर्बिट्रेरली imposed हिंदी एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। इनका यह बोलना है कि हिंदी के इंपोजिशन से और हिंदू को एज अ सोल लैंग्वेज बनाने से हो यह रहा है कि वो लॉयर्स जो कि हिंदी में बोलते हैं उनको तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन वो लॉयर्स जो कि इंग्लिश में बोलते हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो हिंदी की प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी हो जाएगी अगर इस प्रावधान को लागू कर दिया गया, चूंकि ये लागू हो ही गया है, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि ये उन लोगों को फेवर करता है जो पूरी तरीके से हिंदी बोलते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आप संविधान के प्रोविजंस को देखेंगे दोस्तों, तो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहां कौन कौन से आते हैं, तो हमारे संविधान के पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें आर्टिकल 343 टू 351 की बात की गई है। 4 हेड्स में इन प्रोविजंस को बांटा गया है। एक है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, एक है रीजनल लैंग्वेजेस, एक है लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड द टेक्स्ट ऑफ लॉज और स्पेशल डायरेक्टिव्स। देखिए, रीजनल लैंग्वेजेस में साफ साफ बोला गया है कि भाई स्टेट के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए किसी लैंग्वेज को डेजिग्नेट किया जा सकता है, तो भाई हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज पहले से ही है हरियाणा में। अब ये जो लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ द लॉज है ना, इसके अंदर भी स्टेट लेजिस्लेचर को यह ताकत दी गई है कि वो अपने स्टेट के सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए लैंग्वेज को फिक्स कर सकती है, और हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी यही किया है यहाँ पे। बट इसको कंटेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली होने यही वाला है कि सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को सही मानेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रावधानों के आप कैसे हिसाब से है ये अमेंडमेंट। अब आगे बात करेंगे दोस्तों एडिटोरियल्स की। पहला एडिटोरियल जो हम देखने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे, फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। इस आर्टिकल को लिखा है राकेश सूद जी ने, और राकेश सूद जी आपके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इंडिया नेपाल का बवाल काफी देर से चल रहा है दोस्तों, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा इस पे ऑलरेडी हो चुका है। नेपाल में जो डोमिनेंट गवर्नमेंट इस समय पे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, और ऑब्वियस सी बात है, ये बोला जा रहा है कि उनका चाइना की सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के साथ काफी अच्छा, आप कह सकते हैं कि रिलेशंस है, और वो रिलेशन सब कुछ इतने ज्यादा अच्छे हो रहे हैं कि इंडिया के साथ खराब हो रहे हैं। इश्यू को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये उत्तराखंड का मैप आपको नजर आ रहा है, और उत्तराखंड के इस ईस्टर्न एज पे अगर आप देखते हो दोस्तों, तो यहां से काली नदी निकलती है। पहले ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से ये जो मैं नीला बना रहा हूं ये बॉर्डर था। बाद में ट्रीटी ऑफ सुगौली लगभग 1816 में आई थी। उसके बाद 1860 के टाइम पे इंग्लैंड थोड़ा और इधर फिक्स मतलब थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएगा, रीजन क्योंकि उस समय पे ब्रिटिश राज था इंडिया में। और ये जो आपको दो नदियां दिख रही है ना, एक नदी ऐसे जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही है, यहां देखिए, एक नदी ऐसे घूम रही है, एक नदी ऐसे घूम रही है। तो पहले ये वाली जो नदी थी काली नदी, ये होती थी भाई आपकी वेस्टर्न बाउंड्री नेपाल की। बाद में ये वाली नदी वेस्टर्न बाउंड्री बनाई गई। इसके चलते मैप में क्या फर्क आएगा वो आपको देखो यहां पे नजर आएगा दोस्तों। पहले नेपाल का मैप कुछ इस टाइप का था, आप देखिए, इसके वेस्टर्न एज पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद आप इधर पे जाके इसके वेस्टर्न एज को ध्यान दीजिए। अब नेपाल ने जो लेटेस्ट मैप निकाला है वो उन्होंने निकाला है ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से। उनको बोलना है कि ये इलाका उनका है। ये इलाका आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है दोस्तों, 335 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है ये। और लिम्पीधुरा को नेपाल ने अपनी साइड दिखाया। लिम्पीधुरा वो जगह है जहां से काली नदी आपकी निकलती है दोस्तों। तो ये टोटल इश्यू है। अब इस इलाके को पूरी तरीके से नेपाल ने अपने मैप में जोड़ लिया, पहले नहीं जोड़ता था। सारा बवाल इसके बाद ऊपर उठ गया है। तो इस आर्टिकल में
जो ये एडिटोरियल है, अलग अलग जगहों का रेफरेंस देके बहुत सही से हिस्ट्री को समझाया गया। बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा दोस्तों आपको देखने में, बहुत ज्यादा उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हो रहा है, जो नेपाली नेशनलिज्म आगे निकल के आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ ये दोस्तों कि अप्रैल 2020 के समय पे ये जो मिस्टर केपी ओली शर्मा की जो सरकार थी ना, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो थोड़ी घटने लगी थी। होता क्या है कि जब नेपाल में कोई एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद नेपाली संविधान के हिसाब से उस प्राइम मिनिस्टर को कम से कम 2 साल का समय दिया जाएगा राज करने के लिए, और इस 2 साल में उसके खिलाफ कोई किसी भी तरीके के नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप पार्लियामेंट में लेके नहीं आ सकते नेपाल की। तो भाई 2 साल तक तो ये ओली शर्मा जी ने राज किया। हुआ ये कि ये जो 2 साल का पीरियड है, ये फरवरी 2020 में खत्म हो गया, और प्लस कोविड-19 भी फैलने लगा। तो कोविड-19 फैलने के चलते जो रूलिंग पार्टी थी उसके खिलाफ बहुत सी आवाजें उठने लगी नेपाल में। फिर केवल यही प्रॉब्लम नहीं थी, वहां की जो रूलिंग पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनली भी बहुत से डिसेंशंस थे, बहुत से डिस्प्यूट्स थे। बहुत से लोग ऐसा चाहते थे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये ना रहे, इनको हटाया जाए, लीडरशिप चेंज हो। यहीं पे ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको एक जबरदस्त पॉलिटिकल मुद्दा मिला। वो पॉलिटिकल मुद्दा क्या था? काला पानी कंट्रोवर्सी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक अनाउंसमेंट की 8 मई को 80 किलोमीटर लंबी जो रोड थी उसका आप कह सकते हो कि भाई इनॉग्रेशन किया गया। इस इनॉग्रेशन करने के बाद नेपाल को एक फ्रेश पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी मिली, उन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू हुए। जब ये स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए नेपाल की तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज नरवाने जी, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया। मनोज नरवाने जी ने बोला कि भाई नेपाल ये जो इश्यू उठा रहा है, आपका इस रीजन का जो इश्यू नेपाल उठा रहा है, वो खुद से नहीं उठा रहा है, वो चाइना के बिहाफ पे उठा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चाइना का नाम नहीं लिया होगा, और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट दी है ऑब्वियसली गवर्नमेंट से डिस्कस करके दी होगी। कोई भी आर्मी का चीफ इस तरीके से स्टेटमेंट सामने नहीं देता है। हालांकि ये स्टेटमेंट देने को यहां पे राकेश सूद जी ने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि मनोज नरवाने जी को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। और उसके बाद तो केपी शर्मा ओली जी अपना ही दिखाने लगे। उन्होंने बोला कि उन्होंने गोरखा आर्मी जो कि इंडियन आर्मी में सर्व कर रही है, जो गोरखा लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनके इमोशंस को ठेस पहुंचाई। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिशियंस को तो आप जानते हैं, वो जब बोलने पे आएंगे तो वो कुछ भी बोल देंगे। तो इस तरीके की बातें चलने लगी। और 2017 में अगर आप हिस्ट्री देखोगे, नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे, तो ये जो मिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, इन्होंने जब 2017 में इलेक्शंस जीता था, तो जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा था वो था नेपाली नेशनलिज्म। हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे, अपनी एक अलग सोवरेनिटी बनाएंगे। और जब नेपाली नेशनलिज्म की बात होती है तो उसके साथ एंटी इंडियनिज्म भी जुड़ जाता है। यानी कि बार बार नेपाल को इंडिया के साथ जोड़ना पार्टी दिखाती है कि भाई ये हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरीके की बातें होने लगी दोस्तों। फिर ये जमीन का मुद्दा भी सामने आ गया। अब ये जमीन का मुद्दा तो देखिए ऐसा मुद्दा है कि हर देश के लोग को खराब लगता है। अब हमें ही बात कर लीजिए, हमें खराब लगता है कि अक्साई चीन वाला हिस्सा आपका चाइना के कंट्रोल में, हमें खराब लगेगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि वो हमारा है वो पाकिस्तान के कब्जे में। उस तरीके से नेपाल के लोगों को भी लगेगा कि अगर ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये हिस्सा नेपाल का था तो नेपाल के पास होना चाहिए, आज इंडिया के पास कैसे है? तो इस तरीके की बातें उठती हैं। तो यहां पे जो नेपाल की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस बेसिस को बना के अपने रूल को जस्टिफाई कर रही है। और रिलेशंस इतने खराब हो गए कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने यह तक बोल दिया कि भाई इंडिया का वायरस चाइना के वुहान वायरस से ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, खासकर इंडिया के लिए स्टेटमेंट्स बोलना, चूंकि इंडिया नेपाल के बॉर्डर्स इतने ज्यादा पोरस हैं। नेपाल के जाने कितने लोग इंडिया में आके काम करते हैं, बहुत ही कम इंडियंस होंगे जो कि नेपाल में जाके काम करते होंगे। तो इतने अच्छे रिलेशंस के बाद इस तरीके से बोलना, आप समझ सकते हैं कि रिलेशंस को कितना खराब कर रहा है। 22 मई को नेपाल की पार्लियामेंट में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल किया गया है, जिसमें बोला गया है कि भाई ऑफिशियली जो नेपाल के मैप्स हैं उसमें इस एरिया को इंक्लूड किया जाए। लगभग 170 सालों से इस एरिया को नेपाल के मैप में नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, बट अब इंक्लूड किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अमेंडमेंट पास भी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
चुन के सत्ता में आए तो उन्होंने नेपाल विजिट किया अगस्त 2014 में। 2015 में इंडिया के नेपाल के रिलेशंस बद से बदतर होना शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत कब से होगी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था नेपाल का, तो ये इल्जामात लगाए जाएंगे कि भाई नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। उसके बाद एक बहुत दिन तक नेपाल के बॉर्डर पे एक ब्लॉकेट लगा था। कहा जाता है कि इंडिया ने अनऑफिशियल ब्लॉकेट लगाया था, काफी सारा ट्रेड रुक गया था इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। उसके चलते भी नेपाल के लोगों के अंदर एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। और इन द बैकड्रॉप पीछे की तरफ से यह जरूर बोला जा रहा है कि भाई चाइना भी बहुत असर्टिवली, सामने तो नहीं आ रहा है चाइना, बट पीछे से वो नेपाल की रूलिंग क्लास के साथ मिलके इन सब चीजों को स्पॉन्सर कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा। यहां पे पूरी तरीके से ट्रीटी वायलेशंस होने की बात हो रही है। 1950 में इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बोला जाता है। इसके थ्रू ये बोला था नेपाल की मोनार्की में, उस समय नेपाल की मोनार्की का राज था। 1990s तक आप कह सकते हैं नेपाल की मोनार्की का राज रहा है। तो उस समय पे नेपाल की मोनार्की ने बोला कि जैसे हमारे ब्रिटिश राज के साथ अच्छे संबंध थे, वैसे हम ये न्यूली फॉर्म्ड इंडियन स्टेट के साथ अच्छे रिलेशंस को रखना चाहते हैं। तो आज भी आप देखोगे कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पोरस है, फ्री मूवमेंट है। हम लोग सीधे सीधे नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल वाले सीधे सीधे इंडिया में आ सकते हैं। इंडिया के अगर आप बॉर्डर कंट्रीज को देखोगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी के पास भी ये सहूलियत नहीं है कि वो अपने आप से इंडिया में आ सके। सबके ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट, आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। बस नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग फ्रीली इंडिया में आके काम कर सकते हैं। तो जरूरी यह है कि बैठ के इस चीज पे बात की जाए, लेकिन चूंकि इसको एक पॉलिटिकल फेस दे दिया गया है, वहां की जो रूलिंग सरकार है उसकी एग्जिस्टेंस की जो कंडीशंस है वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट दिखाएं। तो किस तरीके से इस इश्यू को आगे रिजॉल्व किया जाएगा ये देखना अभी बाकी है। अगला आर्टिकल जो हम लोग बात करेंगे वो है दोस्तों एक्सपोर्ट ब्लॉक्स की। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया की प्रेजेंट हालत क्या चल रही है, इंडिया आगे क्या क्या अच्छा कर सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। ट्रेड की कुछ स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल का जब ट्रेड का डाटा बाहर निकल के आया, वहां पे बहुत सारी चीजें पता चली। एक तरफ पे फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो 5 ट्रांचेस में उन्होंने आत्मनिर्भर के जो अनाउंसमेंट्स है वो किए। फिर आरबीआई, बोला गया कि आरबीआई भाई 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेगा। उसके बीच में एक डाटा और निकल के आया कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के, दे हैव फॉलन बाय ओवर 60%। 60% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स गिर चुके हैं इंडिया में। देखिए, दो तरीके के एक्सपोर्ट हैं फ्रेंड्स, एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक सर्विस एक्सपोर्ट्स होते हैं। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमको सीधे सीधे सामने सामने दिखते हैं, चीजें जो एक्सपोर्ट होती हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स में हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं जो कि सीधे सीधे नजर नहीं आती। तो मर्चेंट साइड एक्सपोर्ट्स का जो गिरावट हुई है वो हुई है 60%। इंपोर्ट्स में उतनी गिरावट नहीं हुई है, ये बोला गया है। और अगर इंडिया के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के बास्केट को देखा जाए तो जो वो 30 कमोडिटीज जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से, उनमें से आप देखोगे कि केवल 2 कमोडिटीज ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। एक है आयरन ओर और एक है फार्मास्यूटिकल्स, और ये ग्रोथ भी बहुत कम है। एक और कमोडिटी है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, वो है रेडीमेड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके रेडीमेड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को बनाया जाता है और इंडिया से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये बहुत मेजर प्रोडक्ट होता है, बहुत हैवी मात्रा में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। बट चूंकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा गिर गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, रेडीमेड एक्सपोर्ट्स के दाम भी बहुत गिर गए हैं। तो भले ही इनकी क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट हुई हो, लेकिन जो रेवेन्यू निकला है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू की जो बात की गई है, वो नहीं बढ़ा है, वो इनफैक्ट घट गया है। तो भले ही आप पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को यहां बढ़ता हुआ देखोगे, उसकी क्वांटिटी को बढ़ता हुआ देखोगे, जो ओवरऑल रेवेन्यू इससे मिल रहा है वो घट गया है। तो आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट बास्केट में हमको पॉजिटिव ग्रोथ केवल आयरन ओर में मिली है और हमको फार्मास्यूटिकल्स में मिली है। अब देखिए, पूरी दुनिया में दोस्तों लगा हुआ है लॉकडाउन। उस लॉकडाउन के चलते जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। जो बड़े बड़े आपके शिपिंग रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। जो बड़ी बड़ी आपकी शिपिंग लाइंस हैं, जैसे कि मर्क शिपिंग लाइन, चाइना शिपिंग लाइन, इन सबको लॉसेस हो रहे हैं। तो सीवियर ट्रेड ब्लॉकेज हुआ है पूरी दुनिया भर में। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया पे भी इसका इफेक्ट आएगा। अब जब यहां पे बात आती है इंडिया के एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया में जो इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्ट पूरा हो रहा है, इंपोर्ट में कम उतना हुआ नहीं है, एक्सपोर्ट पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है। उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और बोली जा रही है
कि एक्सपोर्टर्स को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया गया। अब आपको शायद पता ना हो, लेकिन देखिए एक्सपोर्टर्स को बहुत तरीके के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे ड्रॉबैक बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि जितनी वैल्यू की चीज वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर जितना भी ड्रॉबैक होगा वो सरकार उनके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम्स होती है, तो एमईआईएस बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सपोर्ट्स को। क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो अगर एक्सपोर्ट्स को सुधारना है और चूंकि हमारे एक्सपोर्ट्स हमारी ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था सरकार से कि सरकार कोई इंस्टेंट रिलीफ देगी इन एक्सपोर्टर्स को, बट सरकार की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन आया नहीं। कुछ डिक्लेरेशन जरूर आए हैं, जैसे मई 22 को 22 ऑफ मई को आरबीआई ने अनाउंस किया कि भैया एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी दी जाएगी। और ये एक्सिम बैंक क्या करती है? इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की मदद करती है। तो ये 15,000 करोड़ रुपए से एक्सपोर्टर इंपोर्टर को किस तरीके से मदद करना है, वो ये एक्सिम बैंक डिसाइड करेगी। फिर क्या बोला गया कि भाई इंपोर्टर्स को 6 महीने का क्रेडिट एक्सटेंशन दिया जाएगा। क्या होता है दोस्तों, ये इंपोर्टर्स जब सामान इंपोर्ट करते हैं तो इनकी बहुत सारी पेमेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि पेमेंट डीए पेमेंट टर्म होती है, डीपी होती है, एडवांस पेमेंट होती है, एल्स लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में एक बैंक बीच में होता है, एडवांस पेमेंट में पहले पैसे आ जाते हैं, पेमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस वो एक अलग चीज होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सामान जब यहाँ के इंपोर्टर को मिल जाता है, उसके बाद जो इंपोर्टर होता है वो पैसा बाहर भेजता है। तो ये बाहर पैसे भेजने की जो आप कह सकते हैं कि लिमिट है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस को कंप्लीट करने की जो लिमिट है, उसमें 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है सरकार ने। तो इंपोर्टर्स को यहां पर राहत दी गई है, साथ साथ एक्सपोर्टर्स को भी कुछ राहत दी गई है। एक्सपोर्टर्स को मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड बैंकों की तरफ से मिला है 12 महीने से 15 महीने का। अब सवाल यहां पे आता है कि मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड क्या होता है? एक्सपोर्टर्स को जो मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड मिलता है ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, देखो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। कैसी कैसी कंडीशंस? जैसे उनको टाइम टाइम पे जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, अपने ड्रॉबैक बेनिफिट्स के स्टेटमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, फिर जो भी उन्होंने सामान बाहर भेजा है उसके पैसे उनके बैंकों के पास आएंगे, ठीक है, वो पैसा रिलीज होगा बैंकों की तरफ से एक्सपोर्टर्स को। तो उस पैसे के आने में अगर थोड़ी डिले हो जाती है तो 3 महीने का यहां पे एक्सटेंशन दिया गया है। तो इस एमपीसीपी यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल क्रेडिट पीरियड जो होता है इन एक्सपोर्टर का बैंकों की तरफ से, उसको बढ़ा के 12 महीने से बढ़ा के 15 महीने किया गया है। लेकिन यह बोला जाता है दोस्तों कि ऑलरेडी आपका कुछ महीने पहले एक 23 मार्च के लगभग पे इस लिमिट को 3 महीने से वैसे ही बढ़ाया गया था। तो फिर से इसको 12 से 15 महीने बढ़ा के फायदा क्या? यानी पहले जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हो उसको आप फिर से आत्मनिर्भर में करके दिखा रहे हो, तो क्या मतलब है उसका? इस तरीके की बातें उठाई जा रही हैं। और भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है यहां पे। फिर आगे हम लोग अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स को आप नोट भी कर सकते हैं। जो इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है हमारे देश में, फॉर एग्जांपल अगर गारमेंट एक्सपोर्ट्स को देख लीजिए, रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट को देखोगे तो आरएमजी एक्सपोर्ट्स एक बहुत मेजर पॉपुलेशन को हमारे यहाँ पे नौकरी देते हैं। हालांकि मैंने एनसीईआरटी में आपसे डिस्कस किया है कि वो नौकरी बहुत कम पैसों में मिलती है, बट है तो नौकरी। तो टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इन सबके एक्सपोर्ट जबरदस्त गिरे हैं। जनवरी से मार्च के बीच में ये गिरे तो 16%, अप्रैल में गिर गए हैं 91%। क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर के अंदर बंद है, कपड़े कौन ही खरीद रहा है, तो कपड़े एक्सपोर्ट होने भी बंद हो गए। और कहा जा रहा है कि जब मई के ट्रेड रिजल्ट्स बाहर आएंगे तो हालत और खराब होने वाली है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुका है कि जो ट्रेड फ्लो है वो 13 से 32% गिरेगा 2020 में। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि चीजें और ज्यादा डल हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं देखने में, जब यह पता चलता है 90 कंट्रीज ऑलरेडी मेडिकल सप्लाईज में और फूड सप्लाईज में बैन लगा चुकी हैं। हम एज अ कंट्री ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे बैन लगा चुके हैं। हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी को ढूंढ रहे हैं, सारी कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंसी को ढूंढ रही हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भाई वायरस का ट्रांसमिशन बढ़े। इसीलिए सेल्फ रिलायंस करने के लिए हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, खासकर एमएसएमईज हैं, इनके पास डायरेक्ट पैसा जाए, ये जरूरी है। तो ये इस एडिटोरियल का एनालिसिस है दोस्तों। आई होप ये पसंद आया हो आपको। यहीं पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। मुझे पता है वीडियोस छोटी बना रहा हूं दोस्तों, अभी के लिए मैं छोटी ही बना रहा हूं। धीरे धीरे व्यूअरशिप बढ़ेगी, मैं बड़ी भी बनाऊंगा। सो प्लीज बियर विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।